नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। और देश की बात में आज सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो इस वक्त दिल्ली के दौरे पर हैं। 2 दिनों तक योगी आदित्यनाथ दिल्ली में रहेंगे और इस दौरान तमाम बड़े नेताओं से तो मिलेंगे ही, जिसमें अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा भी शामिल हैं। माना ये जा रहा है कि इस मुलाकात में बड़े बड़े फैसले हो सकते हैं। वो बड़े फैसले क्या हैं? क्या वाकई अब उत्तर प्रदेश में दल के अंदर और संगठन के अंदर ज़बरदस्त बदलाव होने की उम्मीद है? क्या ये माना जाए कि अब जो मनभेद है वो ख़त्म हो गया है और इन तमाम बातों से और इन मुलाकातों से निकलेगा क्या? क्या योगी आदित्यनाथ को एक तरह से दरकिनार करने की जो कवायद आला कमान की तरफ से और बीजेपी के अंदर ही कुछ नेताओं के द्वारा की जा रही थी, क्या वो जो खेल है, वो जो समीकरण बिठाने की कोशिश हो रही थी, वो अब नहीं होगी? इन तमाम खबरों पर हमारी नज़र होगी और इसके साथ साथ हम आपको कांग्रेस के अंदर क्या कुछ चल रहा है जितिन प्रसाद के जाने के बाद, ये भी दिखाएंगे। और तमाम बड़ी खबरें तो होंगी ही, लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश के इस बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। करीब 1.5 घंटे तक ये बातचीत हुई, ये बैठक चली। योगी आदित्यनाथ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने वाले हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि इन मुलाकातों के बाद यूपी में सत्ता परिवर्तन की अटकलों पर विराम लग जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि योगी आदित्यनाथ का क्या होगा। बताया जा रहा है कि योगी की बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश चुनाव की रणनीति बनेगी और इसमें योगी की क्या भूमिका होगी, इस पर उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया जाएगा। इसके साथ ही यूपी संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। AK शर्मा को लेकर भी फैसला होने की उम्मीद की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कल देर रात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल के साथ बैठक उन्होंने की थी। इस बैठक के बारे में वैसे तो सरकार की तरफ से कहा गया कि ये हर महीने होने वाली रूटीन बैठक थी, लेकिन इस बैठक में शामिल होने के लिए सुनील बंसल विशेष करके हेलीकॉप्टर से वापस लखनऊ पहुंचे थे। पिछले 1 महीने के घटनाक्रम की बात करें तो उत्तर प्रदेश बीजेपी में तमाम सियासी अटकलों के बाजार गर्म रहा है। बीजेपी और RSS के बड़े नेताओं ने लखनऊ का दौरा लगातार किया, बार-बार किया। दिल्ली में भी बैठकों का दौर जारी रहा। APN लगातार विस्तार से इसके बारे में आपको बताता आ रहा है। हर तमाम वो छोटी बड़ी खबरें जो छन छन कर पहुंच रही हैं, जो हमारे विशेष सूत्र भी बता रहे हैं, वो भी हमने आपके सामने रखा, जिससे ये ज़रूर हमने आपको सबसे पहले बताया कि यूपी में और ख़ासकर यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। योगी आदित्यनाथ को लेकर तमाम अन्य नेताओं के अंदर एक खास तरह की तनातनी चल रही है और ये तनातनी राज्य स्तर पर भी है, आला कमान और राज्य के नेताओं के बीच भी है। राज्य के नेताओं में राज्य के मुखिया की बात ज़्यादा मैं कहूँ, योगी आदित्यनाथ के बीच भी है। और आज ये माना जा रहा है कि जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं तो इन तमाम अटकलों के बाजारों को वो शांत करने में कामयाब होंगे, जो मनभेद है उससे मिटाने में कामयाब होंगे कि नहीं वो अभी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो बैठक हो रही है अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच जो बातचीत हुई, उसके हिसाब से यदि हम देखें तो अभी तक बहुत स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता। और यदि हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। जब आज खबरें आ रही थी तो सबसे बड़ी खबर एक ये भी आई कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने ये कहा कि योगी आदित्यनाथ ने एक खास कृषि विश्वविद्यालय में 15 प्रोफेसर्स की नियुक्ति होनी थी, जिसमें 11 उन्होंने एक विशेष जाति के लोगों को प्रोफेसर के तौर पर रखा। यानी योगी आदित्यनाथ पर एक तरह से एक मुहर लगाने की कोशिश, एक ठप्पा लगाने की कोशिश चल रही है कि वो एक जाति विशेष के ही नेता हैं या फिर उसका ही ख्याल रखते हैं। इसके अलावा तमाम जितनी भी असफलताएं हैं सरकार की,
वो सब कुछ उसका सारा ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ने की तैयारी चल रही है। योगी सरकार पर कोरोना प्रबंधन में बदनिजामी के भी आरोप लगाए गए। जल्द ही पूर्व नौकरशाह और एमएलसी AK शर्मा को गृह मंत्री के रूप में लखनऊ सचिवालय के पंचम तल का प्रशासन सौंपे जाने की खबरें भी गर्म हो रही हैं, जिसे लेकर बीजेपी में गंभीर सत्ता संघर्ष चल रहा है। इस वक्त देखा जाए तो बीजेपी एक ऐसे मोड़ से गुजर रही है जहां पर एक कद्दावर नेता को कैसे छोटा किया जाए और क्यों छोटा किया जाए, इसकी काफ़ी सारी वजहें भी हैं। इस तरह की खबरों को बीजेपी के बागी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इस पर अपना बयान दिया है, चुटकी ली है। ज़्यादातर कहें तो शत्रुघ्न सिन्हा कोई भी ऐसा मौका नहीं होता जिससे बाज आए, एक बार फिर से उन्होंने कहा है। और इस बार उन्होंने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता भी इसे खूब हवा दे रहे हैं। आज देश की बात में हम इस पर एक विशेष जोर देंगे और आपको बताएंगे कि योगी को लेकर प्रचार और दुष्प्रचार की मुहिम की असली वजह क्या है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया और मीडिया में चल रही इन खबरों के पीछे आखिर सच्चाई क्या है, बात क्या है। योगी क्या नाकाम रहे हैं या सचमुच उनके खिलाफ एक सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है। आखिर सच्चाई क्या है, आखिर सही तस्वीर क्या है। योगी आदित्यनाथ जो कि एक जादुई छवि के साथ उभरे और इतने दिनों तक सांसद रहे हैं, राजनीति के माहिर खिलाड़ी कहे जा सकते हैं, उन्हें राजनीति के इस अखाड़े में पटखनी देने के लिए संगठन और पार्टी क्या दोनों ही एक हो गई हैं। देखिए इस खास पैकेज में। शत्रुघ्न सिन्हा मौका मिलते ही मोदी शाह के खिलाफ बोलने से नहीं चूकते। एक ट्वीट कर उन्होंने इशारा किया कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। पार्टी के शीर्ष नेता मेल मुलाकात तो दूर, योगी से दुआ सलाम तक करना पसंद नहीं करते। हालांकि योगी अमित शाह की दिल्ली में हुई मुलाकात से इस तरह की अटकलबाजियों को विराम लगने की संभावना है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट कर बीजेपी के मजे ले लिए। उन्होंने कविता की शैली में कहा कि उत्तर प्रदेश ठहरा रथ भला कैसे हो गतिमान, पहिया धसा है यूपी में पर दिल्ली के हाथ में लगाम। समझा जा रहा है कि यूपी की राजनीति में योगी रथ का पहिया निकालने की कोशिश में है, तो चारों तरफ से आलाकमान के महारथी उनके कर्ण कुंडल भेदने पर आमादा हैं। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कृष्ण की तरह भूमिका की अपेक्षा की जा रही है। बीजेपी और आरएसएस भले ही कुछ कहें, लेकिन ये तय है कि पार्टी में अंदरूनी घमासान जारी है। योगी को जन्मदिन की शुभकामनाएं ना देना ये बता रहा है कि संबंधों की औपचारिकता का भी निर्वाह नहीं किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि संघ के लिए बीजेपी की यूपी में जीत जरूरी है। संघ विचार को सर्वोपरि मानता है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। लिहाजा यूपी सरकार की प्रशासनिक कुव्यवस्था को छिपाने और जीत का समीकरण तैयार करने के लिए योगी के पर कतरने बेहद जरूरी है। इसलिए आला कमान को योगी से ज्यादा कांग्रेस के हाशिए पर पड़े नेताओं को पार्टी में लाना बड़ी उपलब्धि लग रहा है। कहा जा रहा है कि योगी के ठाकुरवाद को ठंडा करने के लिए ब्राह्मण नेताओं को महत्व देना जरूरी है, चाहे जितिन प्रसाद जैसे नेताओं को कांग्रेस से ही क्यों न लाना पड़े। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 15 में से 11 क्षत्रिय प्राध्यापकों की नियुक्ति को लेकर मोर्चा खोल दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी गई है। दरअसल योगी को अब बीजेपी की मजबूरी बताकर संघ पर भी दबाव बढ़ाया जा रहा है। संघ को सिखाने की कोशिश हो रही है कि चुनाव रणनीति से जीता जाता है, विचारधारा से नहीं। इसलिए अब मुस्लिम चेहरों पर भी दाव लगाने की जरूरत बताई गई है। जाहिर है कि ये रणनीति योगी की छवि से एकदम उलट है, यानी योगी को प्रदेश के सर्वमान्य नेता के बजाय उग्र हिंदुत्व के अगवा तक सीमित करने की कोशिश है। इसलिए योगी समर्थकों ने मीडिया के जरिए बताने की कोशिश की है कि गोरखनाथ मठ में योगी गोरखपुर के मुस्लिमों के साथ बैठक कर उनके अंदरूनी मसले सुलझाते हैं। वहीं विरोधियों ने मठ के आसपास के मुस्लिम परिवारों को वहां से हटने के दबाव की खबरों को हवा देने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही तरीके से योगी की छवि को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है। कहा तो ये जा रहा है कि योगी हिंदुत्व के योद्धा के रूप में सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। इसलिए बीजेपी आला कमान आरएसएस को समझाने की कोशिश में है कि संघ के लक्ष्य को पाने में योगी की भूमिका अब समाप्त हो गई है। अब इन्हें भी मार्गदर्शकों के मार्ग पर भेज देना चाहिए। वहीं संघ को समान नागरिक संहिता और दूसरे अहम एजेंडे के लिए अब भी बीजेपी के चाणक्य की जरूरत है।
और चाणक्य नीति कहती है कि यूपी विधानसभा चुनाव के पहले व्यू रचना तैयार करनी है, लेकिन योगी जिद पर अड़े हैं, मोदी शाह की राह पर खड़े हैं। उनकी जिद देखकर उन्हें पोस्टर बॉय बनाए रखने पर रजामंदी हो गई है, लेकिन बदले में अब उन्हें AK शर्मा को प्रदेश सचिवालय का सर्वे सर्वा बनाने की जरूरत समझाई जा रही है। यानी बागडोर योगी के बजाय अब चुनाव तक दिल्ली दरबार के हाथ में रहेगी। इसके लिए जाति समीकरणों के साथ चुनाव जीतने के गोपनीय तरीके की अहमियत बताई जा रही है। योगी को दिल्ली दरबार के तलब करने के पीछे अटकलों पर लगाम लगाने के साथ एक बार फिर योगी से आमने सामने की बात करने का भी मकसद है। लेकिन योगी समर्थक कहते हैं कि योगी राजनीति के ठहरे हुए पानी के पोखर में एक भारी पत्थर की तरह हैं। उनके आदर्शवाद से पार्टी के भीतर और बाहर तिजारत की सियासत करने वाले नेताओं की दुकान बंद हो गई है। इसलिए योगी के खिलाफ आक्रोश तो होता नहीं बल्कि पैदा किया जा रहा है। वो जानना चाहते हैं कि क्या 3 दशकों में नेता, माफिया और नौकरशाही के गठजोड़ का रावण राज को खत्म करना योगी सरकार की कमी है? माफिया राज खत्म करना और उसकी माली कमर तोड़ना क्या योगी का अपराध है? सरकारी ठेके पट्टों में पारदर्शिता लाना क्या योगी की सबसे बड़ी भूल है? या मंत्रियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की तिजारत खत्म करना पाप है? क्या योगी से बेहतर कोरोना प्रबंधन किसी मुख्यमंत्री ने किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में योगी के कामकाज की तारीफ क्या रिश्वत लेकर की है? इसे आधी आबादी वाले महाराष्ट्र में कोरोना के कहर का असर सबको पता है। राजस्थान में वैक्सीन कूड़े में फेंकी गई, पंजाब में निजी अस्पतालों को बेची गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 3 करोड़ कोविड टेस्ट हुए। मई के मध्य तक दिल्ली में प्रति 10 लाख पर मौत का आंकड़ा 894 है, महाराष्ट्र में 591 और उत्तर प्रदेश में 63 है, जबकि यूपी की आबादी तीनों राज्यों में सबसे ज्यादा है। वहीं अब कोरोना मरीजों से मनमाना पैसा वसूलने वाले अस्पताल पैसा लौटा रहे हैं और तो और खुद संक्रमित होने के बाद आइसोलेशन से बाहर आते ही योगी कस्बे कस्बे गांव-गांव तक पहुंचे, जबकि बीजेपी के शीर्ष नेता चुनाव के बाद अंदर दुबके क्वारंटीन में पड़े रहे और दूसरी लहर थमने का इंतजार करते रहे। योगी समर्थक संघ से पूछ रहे हैं कि ईमानदार होना, परिवारवाद से मुक्त होना, विचारधारा के प्रति समर्पण और सिद्धांतों से समझौता न करना क्या योगी जी की राजनीतिक भूल है? जबकि सच्चाई तो ये है कि योगीनाथ संप्रदाय से आते हैं, जिसके लिए समाज का हित हमेशा निजी स्वार्थ से ऊपर है। ऐसे में आदित्यनाथ सिर्फ पार्टी के लिए ही नहीं, प्रदेश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहरहाल अब संघ को समझना है कि उसे विचारधारा को तरजीह देनी है या सत्ता के लिए समझौते करना पसंद है। अंशुमान त्रिपाठी, APN। तो यदि आपको सियासत में ऊंचाई पर जाना है, बहुत ही ऊंचाई पर, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो समय है वो भी सही हो, जो आपके आसपास के पात्र हैं वो आपसे कमज़ोर हों या फिर उनकी महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा नहीं हो कि वो आपके किरदार को कम करना चाहें। योगी के साथ ये धर्म संकट की स्थिति है। योगी के साथ कुछ यूँ है कि जब वो आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, जब वो उभरे, तो ये सब माना गया कि उनका किरदार, उनकी जो भूमिका है, उनका जो पूरा एक तरह से पूरा एक उनकी ऊंचाई है, उनके व्यक्तित्व की जो छवि है वो बड़ी होती जा रही है और बड़ी होती गई। लेकिन अब धीरे धीरे जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और बहुत जल्द लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो योगी के लिए काल जो है, वो जो इस वक्त का समय है, शायद वो साथ नहीं दे रहा। साथ ही उनके आसपास के जो उनके समकालीन नेता हैं वो कहीं ना कहीं अपनी छवि को, अपने किरदार को काटना नहीं चाहते, छोटा नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ के किरदार को छोटा कर दिया जाए। लेकिन बीजेपी के साथ एक धर्म संकट है। बीजेपी एक सियासी पार्टी है और संघ उसकी आत्मा के रूप में देखा जा सकता है, जो उसकी वैचारिक आत्मा है। बीजेपी तो सियासत के रास्ते पर धड़ल्ले से चल रही है और एक के बाद एक उसके चाणक्य और उसके आला कमान जो सदर हैं वो सभी लोग फैसला ले रहे हैं। जननायक की भूमिका में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश पर ख़ास नज़र रखे हुए हैं और किसी तरह के कोई भी प्रतियोगी अपने लिए नहीं चाहते, इसलिए एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं।
अपने लोगों को वहां भेजा जा रहा है और साथ ही योगी आदित्यनाथ को एक पोस्टर बॉय के रूप में उनके पूरी भूमिका को समेटकर एक छोटी सी भूमिका देने की कोशिश चल रही है। लेकिन संघ की जो वैचारिक आत्मा है जो बीजेपी की, वो क्या इन सब चीज़ों के लिए तैयार है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मसले को लेकर आरएसएस सबसे ज़्यादा धर्म संकट में है। बताया ही गया है कि मोदी, शाह और योगी को लेकर संघ के शीर्ष नेतृत्व ही दो हिस्से में बट गया है। हालांकि संघ में वैचारिक मतभेद कभी भी सतह पर नहीं आए, लेकिन बीजेपी के नेताओं के आपसी मतभेद उस मकाम पर पहुंच गए हैं कि संघ को तय करना है कि उसके लिए विचार महत्वपूर्ण है या व्यक्ति। गौरतलब है कि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का पद उन्होंने संभाला था तो ये माना गया था कि ये इसमें संघ की बेहद अहम भूमिका रही है उनको मुख्यमंत्री बनाने में, क्योंकि तब भी वो पार्टी के लिए, विशेषकर अमित शाह के वो का चॉइस नहीं थे, उनके पसंद नहीं थे। ऐसे में संघ ने अपनी भूमिका निभाई थी और बड़ी मुखर भूमिका निभाई थी और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने में मदद की थी। लेकिन अब जबकि पार्टी और संगठन दोनों ही इस चीज़ को लेकर भिड़े हुए हैं, नेता आपस में भिड़े हुए हैं, बड़े नेता दूसरे नेता को अपने प्रतियोगी के रूप में देख रहे हैं, ऐसे में संघ क्या करे? देखिए इस खास रिपोर्ट में। कहा तो ये जा रहा है कि बीजेपी के कुछ नेता अपनी राजनीतिक सूझबूझ को लेकर खुद पर इतना मुग्ध हैं कि वो खुद को अब संघ से ऊपर समझने लगे हैं। योगी को संघ के दबाव के कारण बीजेपी ने 4 साल तक झेला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य सत्ता के माध्यम से संघ के उद्देश्यों को पूरा करना है और मोदी शाह की जोड़ी ने वो काम करके दिखाया है। इसके लिए संघ ने करीब 100 साल तक जमीन पर मेहनत की है। संघ के 100 साल बना मोदी शाह के 7 साल विपक्षी दलों को बुरी तरह धराशायी करना, बहुमत न होने पर भी कई राज्यों में सरकार बनाना, 3 तलाक और धारा 370 जैसे असंभव मकसद हासिल करना वाकई मोदी शाह की सियासी जोड़ी के राजनीतिक चातुर्य की मिसाल मानी जाती है। अब संघ पर दबाव बनाया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए फ्री हैंड की जरूरत है। चुनाव से साल भर पहले मुख्यमंत्री बदलने से एंटी इंकमेंसी को मात दी जा सकती है। वहीं योगी समर्थक इसे आदित्यनाथ के बढ़ते कद को छाटने की कवायद मान रहे हैं। योगी विरोधी ये बात उछाल रहे हैं कि संघ के लिए व्यक्ति नहीं, विचारधारा महत्वपूर्ण है। ऐसे में योगी से ज्यादा संघ के एजेंडे को लागू करने के लिए राजनीतिक जीत जरूरी है। इसलिए चुनाव की बागडोर दिल्ली के हाथ में देने में योगी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। वहीं योगी समर्थक भी मोदी शाह के मुकाबले योगी को विचारधारा के ज्यादा करीब बताते हैं। उनके मुताबिक योगी सही मायने में परिवारवाद से परे और ईमानदार हैं, जबकि मोदी शाह पर भ्रष्टाचार को लेकर उंगलियां उठती रही हैं। लेकिन संघ इस टकराव को सतह पर नहीं आने देना चाहता। संघ की कोशिश है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इसके लिए राजनीति में भेजे गए अपने स्वयं सेवकों में सत्ता के कुटाव पर नजर रखने का काम भी संघ करता रहा है। संगठन मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री पद के लिए भी हमेशा से प्रचारकों को तरजीह देने की अलिखित नीति अपनाई जाती है, लेकिन संघ के करीबी नेताओं पर बीजेपी आला कमान लगाम लगाने में मुश्किल महसूस करता है। और उत्तर प्रदेश में 2017 से संघ की पसंद और मोदी शाह की पसंद अलग अलग रही। योगी की बगावत को संघ ने समर्थन तो दिया, लेकिन सुनील बंसल से लेकर कई संघ के नेताओं को यूपी सरकार और संगठन में भेजा गया ताकि आरएसएस के हितों को लेकर नजर रखी जा सके। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सीने पर पत्थर रखकर योगी को सहता रहा, लेकिन अब फिर चुनाव की तैयारी है। प्रदेश पर कोविड की मार को लेकर सरकार की बद इंतजामी का प्रचार मीडिया में जारी है। ऐसे में योगी को लेकर संघ बीच का रास्ता तलाशने की कोशिशों में है। कहा जा रहा है कि योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। जो लोग संघ से उम्मीद कर रहे हैं कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा, योगी और मोदी शाह में संघ एक को चुनेगा, तो वो गलतफहमी में है, क्योंकि संघ कभी एक फैसला नहीं लेता। अटल बिहारी वाजपेयी को संघ बीजेपी का मुखौटा बताकर आरएसएस की अब तक की सबसे जानदार और शानदार व्याख्या अगर किसी ने की तो वो है संघ के पूर्व नेता और हिंदू चिंतक गोविंदाचार्य ने। भावी प्रधानमंत्री पद के दावेदार समझे जाने वाले गोविंदाचार्य अटल को मुखौटा बताने पर ही हाशिए पर इस कदर फेंक दिए गए कि कभी उनकी वापसी न हो सकी। गोविंदाचार्य को राजनीतिक वनवास में भेजना संघ के मुखौटा राजनीति की तस्दीक के लिए काफी है। गोविंद जी को संघ की राजनीति का मुखौटा उतारने की सजा मिली। लालकृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों की वजह से हटाने के अटल के फैसले का विरोध किया था, लेकिन बाद में वही आडवाणी मोदी के मुकाबले दौड़ से बाहर हो गए।
योगी बनाम मोदी शाह के तथाकथित विवाद पर भी असलियत यह है कि ऊंट किसी भी करवट बैठे जीत संघ की ही होगी, क्योंकि मुखौटे की वजह से संघ को समझना बहुत आसान भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो देखा जाए तो दिल्ली का तापमान यूं भी ज्यादा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के आने के बाद ये तापमान अपने चरम पर है कि आखिर इस सबसे बड़ी पार्टी के अंदर क्या कुछ हो रहा है और सबसे मजबूत पार्टी के अंदर क्या कुछ हो रहा है और सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बदलने वाला है। ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ फिलहाल समझौता करने के मूड में नहीं हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को ये पता है कि यदि उन्होंने अभी समझौता कर लिया तो उनका कद बिल्कुल छोटा कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें इसलिए नहीं छोटा किया जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतना चाहती है और अपनी सीटों पर पकड़ रखना चाहती है, बल्कि इसके ये जो बात निकली है उसके मायने दूर तक हैं और 2024 तक जाते हैं। इस वजह से हालांकि योगी आदित्यनाथ ने बार बार यह स्पष्ट किया था कि वो किसी भी तरह के प्रतियोगिता में नहीं हैं, वो केंद्र में नहीं आना चाहते हैं, वो राज्य में खुश हैं, लेकिन उनके इतना कह भर देने से आला कमान संतुष्ट नहीं है। आला कमान को डर है कि उनका बढ़ता हुआ कद कहीं न कहीं एक चुनौती बनेगा आला कमान के लिए। इसलिए अभी दोनों ही तरफ से ब्रह्मास्त्र चलाए जा रहे हैं। देखना ये है कि इस ब्रह्मास्त्र में नारायण अस्त्र कौन चलाता है और कौन जीत जाता है, किसको पीठ दिखानी पड़ती है और कौन आगे बढ़कर पूरे जो जीत का जो सेहरा है वो अपने हाथ में लेता है। इस बीच बीजेपी में अगर सियासी हलचल तेज है तो कांग्रेस भी मुश्किलों से घिरी हुई है। जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के एक दिन बाद कांग्रेस के अंदरूनी कलह एक बार फिर से चर्चा में है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने यह स्पष्ट किया कि जितिन प्रसाद जैसा कदम उठाना यानी बीजेपी में जाने की बात करना मेरे लिए ये गलत है, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। सिब्बल ने यह भी कहा कि जितिन ने विचारधारा के चलते नहीं बल्कि निजी फायदे के लिए ये फैसला लिया है। लेकिन सिब्बल ने एक तीर से दो निशाने जरूर साधे। एक बार फिर से उन्होंने पार्टी आला कमान को संदेश दिया, अब उनकी बात सुनने का समय है, ये उनका कहना था। उधर एक और वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने भी पार्टी में बड़ी सर्जरी की जरूरत बताई है। इस बीच पार्टी से नाराज चल रहे सचिन पायलट को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। पुराने कांग्रेसी रहे जितिन प्रसाद के पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने पर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस में एक धड़ा जितिन प्रसाद पर विश्वासघात का आरोप लगा रहा है, तो कुछ नेताओं ने सुधार की जरूरत बताई। इस कड़ी में नया नाम कपिल सिब्बल का जुड़ा है। कपिल सिब्बल ने जितिन प्रसाद पर पार्टी छोड़ने को लेकर तीखा हमला बोला, लेकिन साथ ही पार्टी लीडरशिप से असंतुष्ट नेताओं की बातों को सुनने की अपील की है। कपिल सिब्बल ने कहा कि कोई भी कॉर्पोरेट ढांचा बिना एक दूसरे की सुने नहीं चल सकता और यही राजनीति में भी है। अगर सीईओ किसी कॉरपोरेशन का अपने जो उसके लोग काम कर रहे हैं कॉरपोरेशन में उनको सुनेगा नहीं तो कंपनी बढ़ेगी कैसे आगे? ठीक है, तो पॉलिटिक्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है लोगों की बातें सुनना और फिर तय करना हमने आगे कैसे बढ़ना है। और जब मैं कहता हूं लोग, सभी लोगों की। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भले ही जितिन प्रसाद के जाने से किसी तरह के नुकसान से इनकार कर रहे हैं, लेकिन पार्टी की कार्यप्रणाली पर जरूर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने जितिन प्रसाद को संदिग्ध नेता जरूर करार दिया, लेकिन साथ ही पार्टी में बड़ी सर्जरी की जरूरत भी बताया। Jitin Prasad, yes, he left, and he was always a suspect. I don't think he was ideologically committed to the Indian National Congress. I think the Indian National Congress requires it. Even in 19, when the parliament election was over, I suggested that there should be major surgery, revamp the party. Responsibility should be given to the people who are committed to the Congress ideology. जितिन प्रसाद कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के गुट G23 के पहले नेता बन गए हैं, जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। वहीं 23 नेताओं का गुट था जिसने पिछले साल पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर
कांग्रेस के हर स्तर पर बदलाव की मांग की थी। हालांकि कांग्रेस ने अब तक इन मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। जितिन कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल थे जिन्हें राहुल गांधी की युवा टीम का हिस्सा माना जाता था। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा सभी राहुल के करीबी नेता रहे हैं। लेकिन सिंधिया के जाने के बाद से ही इस युवा ब्रिगेड में टूट की खबरें जारी रही और राहुल की टीम बिखरती गई। बुधवार को जितिन प्रसाद के इस्तीफे के बाद जहां मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट कर इशारों में साथियों की नाराजगी की ओर ध्यान दिलाया, वहीं कुछ धड़ों में पायलट को लेकर चर्चा जारी रही। दरअसल राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ विद्रोह छेड़ने के बाद पायलट को मनाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था, लेकिन उस पैनल की तरफ से अब तक एक भी बैठक नहीं हुई। सूत्रों का कहना है कि पायलट का गुस्सा इस बात से और भड़का है, जहां उनकी सुनवाई नहीं हुई है, वहीं पंजाब पर एक पैनल बिठाने के साथ 5 दिन उसकी मैराथन बैठकें भी हो चुकी हैं, जिसमें मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी दिल्ली तलब किए जा चुके हैं। गुरुवार को सचिन पायलट ने जयपुर स्थित अपने आवास पर समर्थक विधायकों के संग बैठक की। हालांकि सूत्रों का कहना है कि ये मीटिंग पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर हुई। लेकिन भीतर खाने में इस बात की भी चर्चा है कि कल यानी शुक्रवार को सचिन के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की जयंती है। इस मौके पर सचिन कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और आप देख रहे हैं देश की बात। कोरोना की बात करते हैं। कोरोना के करीब 1.5 साल में आज पहली बार देश भर में 6000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। कोरोना के दैनिक मामले भले ही 1 लाख से कम है, लेकिन मौत के आंकड़ों ने तमाम रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 94,052 लगभग नए मामले सामने आए हैं, लेकिन एक दिन में 6,148 नई मौतों ने सबको हैरान कर दिया है। हालांकि एक दिन में मौत का आंकड़ा इसलिए बढ़ा हुआ दिख रहा है क्योंकि इसमें बिहार ने अपने आंकड़े रिवाइज करके जोड़े हैं। बिहार में कोरोना से मौतों के 3,900 पुराने मामलों को राष्ट्रीय आंकड़ों में जोड़ा गया है। बिहार की नीतीश सरकार ने माना कि कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों में भारी गड़बड़ी हुई है। अब नीतीश सरकार पर विपक्ष हमलावर है और इसे मौत घोटाला करार दे रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के साथ सुशासन बाबू की साख भी बह गई। बिहार में कोरोना से मौतों के आंकड़ों पर लगातार सवाल उठ रहे थे। खुद पटना हाईकोर्ट ने कई बार सरकार को आंकड़ों में भारी अंतर को लेकर लताड़ भी लगाई। बक्सर में गंगा किनारे लाशें मिलने का मामला हो या पटना के शमशान घाटों पर जल रही लाशों की संख्या, हर बार सरकारी आंकड़े संदेह के घेरे में थे। अब बिहार सरकार ने भी मान लिया है कि कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों में भारी गड़बड़ी हुई है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि अब तक मौतों का जो आंकड़ा 5,424 बताया गया था वो गलत है, जबकि 7 जून तक असली आंकड़ा 9,375 है। दरअसल विपक्ष के हमले के बाद नीतीश सरकार ने 18 मई को कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों की जांच कराने का फैसला किया था और इसी जांच में बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिलों में कराई गई जांच से पता चला कि कोरोना से मौत के आंकड़ों में घोर अनियमितता बरती गई। सरकारी जांच में पता चला कि जिलों से मृतकों की जो संख्या भेजी जा रही थी उसमें बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई। जिलों ने मृतकों की सही संख्या भेजी ही नहीं। सभी जिला प्रशासन और सभी जिलाधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की गई। उनको यह निर्देश दिया गया कि आपके जिले में जो भी संस्थागत मृत्यु कोरोना के कारण भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो हुआ है उसका संस्थानवार आप जानकारी पता करें। लिहाजा गलत आंकड़े जारी किए गए। अब आंकड़े दुरुस्त करने के बाद सियासत और गर्मा गई है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। पप्पू यादव ने तो इसे बिहार में मौत घोटाला तक कह दिया। विपक्ष का कहना है कि सरकार अभी भी मौत के सही आंकड़े नहीं बता रही है। देखिए, बिहार सरकार आपदा में भी जो अवसर ढूंढने वाली बात कही जाती है ना, ये उसी पर चल रही है। आखिर कोरोना जैसे मामले में भी हेराफेरी करते हो। जिन लोगों की मौत हो गई उसके आंकड़े भी छुपाते, फिर कभी बढ़ाते हैं। हेराफेरी इसलिए कर रहे हो कि अब तुम 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कर रहे हो, तो ज्यादा बड़ा आंकड़ा होगा तब तो ज्यादा धनराशि निकलेगी। आंकड़े छुपाए गए हैं। जो मृत्यु हुए हैं, जिनका पॉजिटिव था, कोरोना था,
और सरकार अगर शर्म है, शर्म भी शर्मा जाएगा इस सब आंकड़े को देखकर। जितनी मौत हुई है बिहार में, जो नदियों में तैर रहे थे लाश, ये साबित करता है कि जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो गलत है और उससे 5 गुना नहीं 10 गुना लोग मरे हैं। दरअसल कोरोना से मौत के आंकड़ों को लेकर दूसरे राज्य भी घिरे हैं। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों में भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए। सवाल ये है कि मौत के आंकड़े क्या जानबूझकर छिपाए जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो इसके पीछे आखिर मंशा क्या है? क्या निचले स्तर पर सरकार को सही आंकड़े नहीं मिल रहे? क्या मौत के आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया में खोट है? जो कर्मचारी मौत के आंकड़े सही नहीं दे रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर ये चेताया है कि कोरोना टीके का स्टॉक और तापमान संबंधित डेटा मंत्रालय की सहमति के बिना साझा नहीं किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य कार्यकर्ता इसे एक गैग ऑर्डर मान रहे हैं। उनका कहना है कि क्या किसी राज्य को अधिकार नहीं है कि वो लोगों को ये बताए कि केंद्र से कितने टीके प्राप्त हुए? अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति पर, मौतों पर, हॉस्पिटल में उपलब्ध बिस्तरों पर और वैक्सीन स्टॉक पर डेटा छिपाया जाता है तो कोई भी सरकार जनता का विश्वास कैसे जीतेगी? बड़ा सवाल ये भी है कि अगर डेटा सार्वजनिक डोमेन में नहीं है तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि टीके कहाँ जा रहे हैं, कितने लोगों को टीके लगे, कितने लोगों को टीके अभी तक नहीं लगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य मिशन निदेशकों को हाल ही में पत्र लिखकर कहा कि कोरोना टीकों की इन्वेंट्री और तापमान के लिए EVIN यानी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क द्वारा उत्पन्न डेटा और विश्लेषण पर स्वास्थ्य मंत्रालय का एक अधिकार है। मंत्रालय ने निर्देश दिया कि उसकी सहमति के बिना किसी संगठन, भागीदार एजेंसी, मीडिया एजेंसी, ऑनलाइन और ऑफलाइन सार्वजनिक मंचों के साथ इस डेटा को साझा नहीं किया जाए। पत्र में यह भी कहा गया कि ये बहुत संवेदनशील जानकारी है और इसका उपयोग केवल कार्यक्रम में सुधार के लिए किया जाना है। पत्र में विस्तार से बताया गया कि संपूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम के तहत EVIN प्रणाली को केंद्र सरकार द्वारा UNDP के समर्थन से शुरू किया गया था और इसका उपयोग वैक्सीन के भंडारण के सभी स्तरों पर वैक्सीन स्टॉक, स्थिति और तापमान को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। पत्र में कहा गया कि सभी राज्य दैनिक आधार पर कोविड के टीकों के स्टॉक और लेन देन को अपडेट करने के लिए एक ही प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का इस डेटा पर एक अधिकार बनता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वो लोगों को ये बताए कि केंद्र से कितने टीके प्राप्त हुए? अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति पर, मौतों पर, हॉस्पिटल में उपलब्ध बिस्तरों और वैक्सीन स्टॉक पर डेटा छिपाया जाता है तो कोई भी सरकार जनता का विश्वास कैसे जीतेगी? दरअसल इस तरह का पत्र जारी करना सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के सिद्धांतों के खिलाफ है। हाल ही में एक निजी अस्पताल में टीके की खुराक बदलने का मामला सामने आया था। यदि डेटा सार्वजनिक डोमेन में नहीं है तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि टीके कहां जा रहे हैं? सरकारों को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और इस तरह के डेटा छिपाने नहीं चाहिए। डेटा में पारदर्शिता भ्रष्टाचार को भी रोकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। और दरअसल यदि देखें तो कोरोना के समय जो सबसे बड़ी गलती या जनता के साथ जो सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है वो ये है कि डेटा को पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से नहीं बताया जा रहा है, न तो केंद्र सरकार की तरफ से न राज्य सरकार की तरफ से। और अब ये तो ऑफिशियल ऑर्डर दे दिया गया है कि डेटा आप नहीं आप बताएंगे। जाहिर सी बात है कि इसमें पारदर्शिता की घोर कमी है जिसका खामियाजा जनता भुगतेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोरोना टीकों के डेटा को लेकर जारी दिशा निर्देशों के बीच कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन के 4th फेज ट्रायल का ऐलान किया है। इसके जरिए कंपनी अपनी वैक्सीन कोवैक्सीन के रियल वर्ल्ड इफेक्टिवनेस यानी कि वैक्सीनेट हो चुके लोगों में टीके के असल असर की जांच करेगी कि आखिर कितना इफेक्टिव है। दरअसल हाल ही में हुए एक शोध में कोवैक्सीन को कोविशील्ड के मुकाबले कम असरदार बताया गया, जिसका विरोध भारत बायोटेक ने किया है। भारत बायोटेक ने इस स्टडी को अवैज्ञानिक और पूर्वाग्रह पर आधारित बताकर खारिज किया है। कंपनी ने यह भी ऐलान किया है कि वो जुलाई में कोवैक्सीन के 3rd फेज के क्लिनिकल ट्रायल के डेटा को सार्वजनिक करेगा। हाल ही में कोलकाता स्थित एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इम्यून रिस्पॉन्स की तुलना करते हुए स्टडी की थी।
स्टडी में पाया गया कि कोवैक्सीन के मुकाबले कोविशील्ड शरीर में ज्यादा एंटीबॉडी बना रही है, यानी कोविशील्ड के मुकाबले कोवैक्सीन कम असरदार है। इस स्टडी का कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने जमकर विरोध किया। भारत बायोटेक ने स्टडी को कमियों वाला बताया। कंपनी ने कहा कि स्टडी न तो सांख्यिकी पर आधारित है और न ही वैज्ञानिक रूप से डिजाइन की गई है। ये पहले से तय परिकल्पना है। इसे लेकर ट्विटर पर भी घमासान देखने को मिला। इस ट्विटर वॉर के बीच तमाम यूजर्स ने भारत बायोटेक से कोवैक्सीन के तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल्स के डेटा को सार्वजनिक करने की मांग उठाई। इसके बाद कंपनी ने भी ऐलान किया कि वो जुलाई में कोवैक्सीन के थर्ड फेज के क्लिनिकल ट्रायल के डेटा को सार्वजनिक करेगी। भारत बायोटेक ने बताया कि फेज 3 का ट्रायल फुल डेटा सबसे पहले सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO में जमा किया जाएगा। इसके बाद इसे पीयर रिव्यूड जर्नल्स में प्रकाशित किया जाएगा। फिर जुलाई के दौरान इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। साथ ही फोर्थ फेज ट्रायल के जरिए कंपनी अपनी वैक्सीन कोवैक्सीन की रियल वर्ल्ड इन्फेक्टिवनेस यानी वैक्सीनेट हो चुके लोगों में टीके के असल असर की जांच करेगी। भारत बायोटेक के मुताबिक चौथे फेज के ट्रायल से ये भी सुनिश्चित होगा कि कोवैक्सीन सभी वैज्ञानिक और सुरक्षा मानकों पर कितनी खरी है। कंपनी ने कहा कि जनवरी मध्य से ही वैक्सीनेशन जारी है और अब तक लाखों डोज लगाए जा चुके हैं, इसलिए जल्द ही हमारे पास एक विश्वसनीय और विशाल डेटा मौजूद होगा। भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की तरफ से घोषित अंतरिम डेटा के मुताबिक कोवैक्सीन फेज 3 ट्रायल्स में कुल मिलाकर 78% असरदार पाई गई है। इसके अलावा ट्रायल्स के दौरान इसे लगवाने के बाद अस्पताल में भर्ती होने का एक भी मामला सामने नहीं आया। कोवैक्सीन को जनवरी में ही इमरजेंसी यूज की इजाजत दे दी गई थी, लेकिन उस वक्त अभी उसके थर्ड फेज के ट्रायल चल रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट। कल हमने आपको एक एक्सक्लूसिव खबर दिखाई जिसमें हमने आपको सबसे पहले बताया कि जम्मू को राज्य का दर्जा मिल सकता है। इस बीच जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर से हलचल हुई है। दिल्ली में अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा की बैठक के बाद जो अटकलें लगाई जा रही थी उससे गुपकार गठबंधन की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने की आशंका से घबराए गुपकार गठबंधन के नेता 6 महीने बाद महबूबा मुफ्ती के घर जमा हुए और जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई। दरअसल दिल्ली में LG मनोज सिन्हा की गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद जम्मू को फिर से राज्य का दर्जा देने की अटकलें तेज हैं। अटकलों में ये भी है कि जम्मू में कश्मीर के दक्षिणी इलाके को जोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ कश्मीर को लद्दाख के साथ मिलाकर केंद्र शासित राज्य बनाया जा सकता है। कश्मीर में फिर कुछ बड़ा होने की सुगबुगाहट से गुपकार ग्रुप की नींद उड़ गई है। ऐसे में पिछले 6 महीने से घरों में बैठे गुपकार ग्रुप के नेता अपने घरों से निकले और महबूबा मुफ्ती के घर पहुंच गए। महबूबा मुफ्ती के घर पर बुधवार को हुई बैठक की अध्यक्षता फारूक अब्दुल्ला ने की। गुपकार ग्रुप को इस बात की टेंशन है कि दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पूछा जा रहा। दरअसल दिल्ली में LG मनोज सिन्हा के गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद जम्मू को फिर से राज्य का दर्जा देने की अटकलें तेज हो गई हैं। अटकलें हैं कि जम्मू में कश्मीर के साउथ इलाके को जोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ कश्मीर को लद्दाख के साथ मिलाकर केंद्र शासित राज्य बनाया जा रहा है। उसके बाद हर जिले में सीटों को बढ़ाया जाएगा। इन अटकलों के बाहर आने के बाद गुपकार ग्रुप की सांसें अटक गई हैं। इस बैठक में एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग की गई है। गुपकार अलायंस की अंतिम बैठक 6 महीने पहले हुई थी, जिसके बाद चर्चा भी बाहर आई थी कि गुपकार में फूट पड़ गई है। लेकिन बैठक के बाद नेताओं ने साफ किया कि उनके ग्रुप में कोई फूट नहीं पड़ी है। उनके दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, कोई भी उनके साथ आ सकता है। वो जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस दौरान मोहम्मद यूसुफ तारागामी को गुपकार का प्रवक्ता बनाया गया। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना जारी रखेंगे। बताया जा रहा है कि गुपकार ग्रुप की बैठक में जम्मू कश्मीर में चल रही सुगबुगाहट पर आगे की रणनीति बनाई गई है। अब देखना है कि केंद्र सरकार की रणनीति के आगे गुपकार ग्रुप की रणनीति कहां टिकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर उत्तराखंड में कोरोना से उभरे हालात की स्थिति की समीक्षा करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि अदालत 4 धाम के खुलने की संभावना से चिंतित है। उत्तराखंड सरकार 4 धाम के लोगों के लिए खोलने पर विचार कर रही है। न्यायालय ने सुझाव दिए हैं कि राज्य सरकार को योजना बनानी चाहिए। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि ब्लैक फंगस के खतरे से निपटने के लिए भी सरकार को ठोस योजना बना लेनी चाहिए।
उत्तराखंड में कोविड की स्थिति की समीक्षा करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि वो 4 धाम के खुलने की संभावना से चिंतित है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने इस तथ्य की वैज्ञानिक समुदाय के निकट भविष्य में तीसरी कोविड लहर की चेतावनी दी है और ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार के लिए कई निर्देश जारी किए। न्यायालय ने कहा कि राज्य को कोविड-19 की तीसरी लहर और म्यूकोरमाइकोसिस की निरंतरता दोनों के खतरे से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहना होगा। न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव इस प्रकार हैं। राज्य सरकार को तीसरी लहर से निपटने के लिए योजना और रणनीति बनानी चाहिए। ब्लैक फंगस के खतरे से निपटने के लिए सरकार को ठोस योजनाएं बनानी चाहिए। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को राज्य सरकार द्वारा राज्य भर में कार्यरत विभिन्न अस्पतालों में मजबूत किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को उन व्यक्तियों के टीकाकरण के संबंध में एसओपी लागू करने का निर्देश दिया गया है जिनके पास निर्धारित पहचान पत्र नहीं है। राज्य सरकार की प्रस्तुतियां। सरकार ने कहा कि उसके द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पिछले 1 महीने में राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या में भारी कमी आई है और बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए वो लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है। न्यायालय को आगे बताया गया कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य को अपनी ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों से अपना ऑक्सीजन कोटा एकत्र करने की अनुमति दी है, जो उत्तराखंड राज्य के भीतर संचालित और काम कर रही है। महत्वपूर्ण रूप से कोर्ट को सूचित किया गया था कि तीसरी लहर की संभावना की जांच के लिए निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के तहत एक दूसरी समिति भी गठित की गई थी। इसके अलावा सरकार ने ये भी प्रस्तुत किया कि कोविड-19 की तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए सरकार स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करने की योजना बना रही है। तीसरी लहर को रोकने के लिए प्रदेश में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। अदालत को यह भी बताया गया कि राज्य सरकार पहले ही केंद्र सरकार से राज्य के भीतर नेपाली आबादी को टीका लगाने के संबंध में निर्देश मांग चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट। धरोहर में बात भगवान बुद्ध से जुड़ी एक धरोहर की। यूपी के कौशाम्बी जिले में बौद्ध स्थल के भग्नावशेष मौजूद हैं। कैवल्य प्राप्ति के 6ठे और 9वें साल में महात्मा बुद्ध कौशाम्बी जनपद आए थे। यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने तपस्या की और चतुर्मास के दौरान सत्य अहिंसा का संदेश दिया था। यहाँ पर छोटे आकार के स्तूप और बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए कमरे और स्नानागार निर्मित किए गए थे, जिसके भग्नावशेष यहाँ बिखरे पड़े हैं। इसी खंडहर के बीच सम्राट अशोक का स्तंभ भी है। कौशाम्बी की धरती पर दिख रहा ये खंडहर वो प्राचीन धरोहर है जिसका संबंध महात्मा बुद्ध से है। इतिहासकारों के मुताबिक भगवान बुद्ध जब कौशाम्बी आए थे, उस दौरान प्रयाग के निकट गंगा यमुना के बीच की भूमि को वत्स देश कहा जाता था। कौशाम्बी में वत्स महाजनपद के राजा उदयन की राजधानी थी, जिनका राजमहल और किले के परकोटा आज भी खंडहर के रूप में मौजूद हैं और इसी किले के परकोटे के भीतर ही बौद्ध स्थल के भग्नावशेष मौजूद हैं। कैवल्य प्राप्ति के 6ठे और 9वें साल महात्मा बुद्ध कौशाम्बी जनपद आए थे, जहां पर महात्मा बुद्ध ने तपस्या की थी और चातुर्मास के दौरान सत्य अहिंसा का संदेश दिया था। यहाँ पर छोटे आकार के स्तूप और बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए कमरे और स्नानागार निर्मित किए गए थे, जिसके भग्नावशेष आज भी मौजूद हैं। बौद्ध विहार के इसी खंडहर में अशोक स्तंभ भी है, जिसकी ऊंचाई वर्तमान में लगभग 14 फीट बची है। पुरातत्व विभाग द्वारा इसकी खुदाई की गई। लगभग 10 फीट खुदाई करने के बाद भी स्तंभ की गहराई का पता नहीं चल पाया। पुरातत्व विभाग ने 10 फीट खुदाई के बाद फिलहाल इसको मिट्टी से ढक दिया। इसका एक टूटा हुआ शीर्ष भाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शोध केंद्र में रखवा दिया गया है, जिसे प्राचीन इतिहास पढ़ने वाले बच्चों को शोध के लिए रखा गया है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के बाद कौशाम्बी में अपना डेरा डाला था। इसी स्थान पर विजय प्रतीक के रूप में एक स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो अभी मौजूद है। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक ये अशोक स्तंभ सुरक्षित था, लेकिन जब हूण आक्रांता तोरमल ने इस बौद्ध विहार का विध्वंस किया तो यह अशोक स्तंभ टूट गया। चीनी यात्री वेनसांग और फाहियान भी कौशाम्बी आए थे। वेनसांग ने अपने यात्रा संस्मरण में कौशाम्बी के बौद्ध स्थल का विस्तार से जिक्र किया है। उसने लिखा है कि नगर के एक पुराने महल में एक बड़ा सा विहार है। 60 फीट ऊंचे इस विहार में महात्मा बुद्ध की चंदन की मूर्ति स्थापित है, जिसके ऊपर पत्थर का एक गुंबद भी है। पास में कूप और स्नानागार भी है, जिसको महात्मा बुद्ध इस्तेमाल में लाया करते थे। महात्मा बुद्ध की तपोस्थली होने के कारण
कौशाम्बी की देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान है। महात्मा गौतम बुद्ध ने कौशाम्बी में चातुर्मास व्यतीत करने के साथ लोगों को सत्य अहिंसा का संदेश दिया था। इसकी वजह से पूरी दुनिया से बौद्ध धर्म के अनुयायी के अलावा दूसरे धर्मों के लोग भी यहाँ पर बौद्ध स्थल के दर्शन पूजन के लिए आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। आज देश की बात में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।